नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए 2010 के आईपीएस अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर से आज हम उनके जीवन से जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सर, आपके जीवन से शुरुआत करें तो किशोर मन की ओर अगर आपको ले जाना चाहें तो देवरिया जिले के राकेश कुमार सिंह 15 साल की उम्र में क्या सपने देख रहे हैं? बेसिकली हर लड़का जो सपने देखता है, हमने 15 साल की उम्र में जब हाई स्कूल की परीक्षा पास की तो हमने ही सोचा कि अब घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि कुछ नए दिशा की ओर हम बढ़ सकें। इसी तारतम्य में मैंने जो है घर से बाहर जाने का जो निर्णय लिया तो घर के लोगों का कहना था कि घर के पास गोरखपुर है, वहाँ चला जाओ जी। हमने कहा गोरखपुर से जाने से बेहतर है कि इलाहाबाद जाएं और वहीं पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि इलाहाबाद का एक नाम था और एक रुतबा था। तो इस चक्कर में कि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो मैंने जीआईसी इलाहाबाद में 11th में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की। जी बिल्कुल। सर, सफलता का कोई फार्मूला नहीं होता और ना ही कोई टैबलेट होती है कि हम उसे पानी के साथ लें और हम सफल हो जाएं। उसके लिए एक कठिन परिश्रम करना होता है। हमारे युवा बहुत सारे सपने बुनते हैं लेकिन मन अटक जाता है, इच्छाएं होती हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, क्या होता है कि पढ़ाई जो है एक दिन की नहीं होती है, लगातार रेगुलर पढ़ाई करते रहना होता है जी। ये नहीं होता कि परीक्षा आ गई तो हम कुछ ज़्यादा मेहनत करें और परीक्षा ख़त्म हो गई तो हम लापरवाह हो जाएं। जी जी बिल्कुल। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लगातार निरंतर पढ़ना पड़ेगा और जिस दिशा में आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं उस दिशा से संबंधित किताबों का लगातार अध्ययन करना पड़ेगा। परीक्षा सामने परीक्षा हो ना हो इसका परवाह नहीं करना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए और लगातार पढ़ने से ही आपका विषय के ऊपर आपका एक अधिकार स्थापित होता है। कई लोग सोचते हैं कि परीक्षा आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे, तो कोई भी परीक्षा 3 महीने 4 महीने की तैयारी से उत्तीर्ण नहीं होती है। उसके लिए एक सुदीर्घ तैयारी जैसी मानसिकता की ज़रूरत होती है और व्यक्ति लंबे समय से जो मेहनत करता है वही इसमें सफल हो पाता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति लगातार अध्ययन करे, लगातार पढ़े। बिल्कुल। सर, आपने बताया कि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की। चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपरा रही है। आप देवरिया ज़िले से इलाहाबाद जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो सर कैसे सपने रहे होंगे, कैसे अनुभव रहा उस समय का सर? इलाहाबाद में आया तो इलाहाबाद में हमारे गांव के ही हमारे एक चाचा जी थे, वहाँ पे पेशे से अधिवक्ता थे, उनकी भी पढ़ाई लिखाई वही थी। जी जी। तो एक तो उनके ये था कि उनके साथ उनका सहयोग मिला मुझे और उस सहयोग के ज़रिए मैंने जब यहाँ इलाहाबाद में पढ़ा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई लिखाई करता रहा। तो एक चीज़ तो रही कि अपनी दिशा किधर जानी है, क्योंकि मैं आर्ट्स की तरफ बढ़ा तो मेरे सामने यही लक्ष्य था कि या तो हम किसी शासकीय सेवा में ही जा सकते हैं, स्पेशली पीसीएस आईएएस यूपीएससी या पीएससी को क्लियर करना ही हमारा जीवन का एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि हम इस दिशा में नहीं बढ़ पाए तो हम कहीं न कहीं अध्यापन के क्षेत्र में जाएंगे। तो हमने अपने जीवन की 2 राहें तय की थी, या तो हम प्रशासकीय क्षेत्र में जाएं या अध्यापन के क्षेत्र में जाएं। तो दोनों दिशा में हमने एक समान रूप से मेहनत की और लगभग मैंने बीए प्रीवियस से ही हमने जो है तैयारी प्रारंभ कर दी थी कि हमको कितना पढ़ना चाहिए। विषय के अलावा बाकी चीज़ों पर भी हमारी पढ़ाई उसी समय से चल रही थी और जिसका परिणाम रहा कि हमको सफलता मिली। जी बिल्कुल। सर, हमारे जैसे अभी एमपीपीएससी की वैकेंसीज़ आई हैं, लड़के तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में रह के अन्य क्षेत्रों में भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी होती है, प्री क्वालिफाइड होने के बाद कई बार मेंस में रह जाते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? मेरा तो ये रहता है कि यदि आप जिस दिन आप सोचते हैं कि आपको पीएससी में जाना है जी, जिस दिन आपके मन में विचार है उसी दिन से उस विचार के ऊपर कार्य करना चाहिए। कोई भी विचार परिणाम तभी देता है जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी लड़के अगर सोचते हैं कि उनको जाना चाहिए तो प्री कब देना इस पर नहीं सोचना है। जी। प्री जब आएगा तब आएगा। प्री की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है, मेंस की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है और दोनों में समय को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। फिर जब हम फॉर्म भरते हैं तो प्री के टाइम पढ़ते हैं, फिर मेंस को प्री पास करते ही मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं प्री का रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे।
तो जब सारा सिलेबस आपके सामने है तो प्री और मेंस के चक्कर में पढ़ाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए, पढ़ाई लगातार करते रहना चाहिए। हो सकता है एक बार आप असफल हुए, लेकिन दूसरी बार आप सफल हो जाएंगे। अगर निरंतरता है तो दूसरी बार निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। मेंस की तैयारी में सर आंसर राइटिंग की क्या भूमिका होती है? जो छात्र आंसर राइटिंग में पीछे रह जाते हैं उनके लिए क्या? देखिए क्या है कि अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो और विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, अगर हम उसको समझ कर उत्तर लिखेंगे तो बहुत आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। उसके लिए पढ़ना निरंतर बहुत ज़रूरी है। आजकल गूगल ज्ञान पे बहुत ज़्यादा भी निर्भरता बढ़ रही है, वो ठीक नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें, बाकी चीज़ें सहायक हो सकती हैं, प्राथमिक नहीं हो सकती। प्राथमिक पुस्तक ज्ञान ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर रीवा जिला उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला, आपने बताया कि आपकी छात्र जीवन का एक बड़ा हिस्सा इलाहाबाद में बीता, तो सर यहाँ आप आज पदस्थ हैं, कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो रीवा में आप आज देखते हैं? रीवा में कई चुनौतियाँ हैं। देखिए रीवा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे एक लंबे समय से जातीय तौर पे लोगों में एक खाका खींचा हुआ है जी। लोगों को समझना चाहिए कि हम जो है कालिदास बन के विद्वान बने, ना कि कालिदास बन के अपनी उस पेड़ को काटे जिस पेड़ पे बैठे हैं। रीवा के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। समाज समग्रता से बनता है, सबको मिला के बनता है। ये जाति खानों में समाज नहीं बंटना चाहिए। रीवा में एक तो समस्या, मैं ये समस्या बहुत पहले से देख रहा हूँ। दूसरी समस्या नशे की समस्या है। इतनी गंभीर समस्या है जिस पर लोगों का ध्यान है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। लोगों को जिसके घर में आग लगी है वही इस आग से जल रहा है, वही समझ रहा है कि कितनी बड़ी समस्या है। जिसके घर में आग नहीं लगी है, जिसके लड़के नहीं बिगड़े हैं, उसको लगता है कि हमारा घर सुरक्षित है, लेकिन उसका घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सभी लड़के जो भी आज पैदा हो रहे हैं रीवा के, सभी खतरे में हैं। इस बात को रीवा के सभी लोगों को समझना पड़ेगा। उन लड़कों को इस खतरे से, नशे के खतरे से कैसे बचाया जाए, ये सोचना होगा। ये सोचने का कई लेवल पे दायित्व है। कई मेडिकल स्टोर वाले सोचते हैं कि हम नशे की गोली किसी को भी बेच देंगे, हमारा तो क्या, हमारा तो धंधा है। धंधा यह नहीं होता है। धंधा जो है हिंदुस्तान में, इस देश में धंधा जो है सच्चाई से जो किया जाए, धंधा सच्चाई से अर्जित की हुई राशि ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें शिक्षा और संस्कार जो है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम जो है साध्य, हमारे जीवन में साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। यदि हम लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो अच्छे साधनों के जरिए लाभ अर्जित करें, न कि हम रिक्शे वालों को, ठेले वालों को एविल, कोरेक्स या नशे की अल्फाजोलम, नाइट्रावेट जैसी गोलियां बेच के करें। आज जो आदमी नशे की हालत में किसी के बैग छीनता है, हो सकता है किसी दिन उसी व्यक्ति का जो है धंधा कर रहा है, उसी के परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला कर दे। तो सबको सोचना पड़ेगा कि अपराध को न बढ़ावा देना चाहिए, ना आपराधिक कृत्यों से लाभ अर्जित करना चाहिए। और जो लोग इस चीज़ को बेच रहे हैं, यदि वो मेडिकल धंधे में है तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि धंधे के बेसिक वसूल के खिलाफ है। दवाई इसलिए बेची जाती है, कोई भी दवा खाना वाला दवाई इसलिए बेचता है कि लोग वहाँ से दवा लेकर स्वस्थ हो सकें, न कि इसलिए बेचता है कि वो दवा से कोई व्यक्ति अपने को नशे का आदी बना ले और उसका नियमित ग्राहक बन जाए। इसके लिए वो दवा की दुकान नहीं खोली है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मुझे 2 मेडिकल स्टोर और 4 मेडिकल गोडाउन सीज कराना पड़ा। ये मेरे लिए दुखद चीज़ है कि समाज में इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ये करना ही जो है और मुझे इस बात का दुख है कि सब मेडिकल जो स्टोर हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसने अब तक इस पर बैठक नहीं की, आपस में चर्चा नहीं की किस तरह की समस्या से हम लोग कैसे निजात पाएँ। क्योंकि अगर वो ये नहीं सोचेंगे तो शहर बचेगा कैसे। बिल्कुल। शहर को बचाने के लिए उनको इस तरह इकट्ठा होकर सोचना चाहिए कि हमारे मेडिकल स्टोर से ह्यूज अमाउंट में नशे की गोलियां और ये बिक रही हैं, ओपन मार्केट में बिक रही हैं, तो उनको भी बैठकर सोचना चाहिए कि हमारा हमारे 2 दुकानें, 4 गोडाउन सीज हो गए हमारे ही बीच के लोगों के। तो सबकी उनकी चिंता का विषय है और साथ साथ रीवा की चिंता का विषय है। तो नशे का जो कारोबार, जो रीवा में मेडिकल नशे का कारोबार है, ये सबसे गंभीर समस्या है और इसमें सबको आगे आना पड़ेगा, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर ने बताया कि मेडिकल का नशा रीवा ज़िले में बहुत तेज़ी से फैला है और इसको सर ने बताया कि अगर रोकना है तो मेडिकल के नशे के जिस तरह की गोलियां बिक रही हैं, मेडिकल का नशा बढ़ रहा है, उसके लगाम के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सर एक पुलिस कप्तान एक बड़ा रोमांचकारी शब्द रहा है,
चूँकि ब्रिटिश काल से इस शब्द को सुना जा रहा है और उसका लेखन हुआ है। तो सर, कप्तान जैसे एक मुखिया होता है और कहा भी गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक बड़ी टीम होती है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक पुलिस अधिकारी के गुणों की ओर अगर हम आपको ले चलें तो किस तरह आप बताएंगे सर? देखिए, जैसे जो पुलिस कप्तान शब्द है, बेसिकली ये कप्तान शब्द आया एक समय क्या होता था जब अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था बनाई। पुलिस व्यवस्था बनाने के बाद उनको पुलिस अधीक्षक के रूप में एक अंग्रेज की ज़रूरत पड़ी। तो किसको लाएं? तो उन्होंने सेना के जो भर्ती कैप्टन रैंक के अधिकारी होते थे उनको पुलिस अधीक्षक बनाना शुरू किया। तो बेसिकली पुलिस कप्तान कहे जाने की परंपरा वहीं से शुरू हुई। बाद में धीरे धीरे वो पुलिस मुखिया हुआ, फिर इंपीरियल पुलिस आई, फिर देश आज़ाद हुआ तो IPS शब्द आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस कप्तान को अपने सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन आप देखें तो एक परिवार में ही 2 भाई हैं तो उनमें मत भिन्नता हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा परिवार है तो इसमें तमाम तरह की मत भिन्नताएँ चलती हैं, सबके तमाम अपने विचार होते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक विचार होता है। तो हमारे पास 1500 लोगों का समूह है, तो 1500 तरह के विचारों के समूह को मैं लीड कर रहा हूँ। उनको एक कॉमन फ्रेम पे जिसमें लोक हित है, समाज का हित है, जो शासन द्वारा तय की गई नीतियां हैं, शासन की के जो जैसे समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया हुआ है, तो उस अभियान में जो व्यापक सामाजिक हित है, इस मुद्दे पे हमको सभी 1500 लोगों को एक करके मोटिवेट करना होता है। जैसे अभी हम भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए, कई निर्माण तोड़े, तो हाँ मैं वो जानकारी मैंने नहीं निकाली, मेरे ही लोगों ने निकाल के दी जानकारी, मैंने कलेक्टर साहब को बताया। तो ये हम सभी को एक विचारों के मंच पे लाते हैं, एक वैचारिक एकता के मंच पे लाते हैं, क्योंकि सभी भिन्न भिन्न विचारों को कुछ विचारों में तो सब में सहमति लानी पड़ती है। तो वही सहमति लाने का काम पुलिस कप्तान का होता है, और जो पुलिस कप्तान इसमें सहमति ला लेते हैं उतना ही सफल होते हैं। कई बार होता है कि हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी कोई गलती कर जाते हैं, स्वाभाविक है गलती होगी, क्योंकि पुलिस जो है कोई दूसरे ग्रह की प्राणी नहीं है। पुलिस कर्मचारी इसी ग्रह का प्राणी है, और जो इस ग्रह का प्राणी है वह सारी गलतियां वो कर सकता है जो इस ग्रह के सामान्य मनुष्य कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग जरूर देते हैं, लेकिन सभी ट्रेंड हो जाए तरीके से यह संभव नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति के 2 बेटे होते हैं, 2 बेटों में एक बेटा बहुत अच्छा निकल जाता है, एक बेटा खराब निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि बाप दोनों दूसरे बेटे को खराब बनाना चाहता था। तो वैसे हमारा विभाग प्रयास करता है सभी लोग अच्छा करें और सभी लोग मेहनत से काम करें। इसका प्रयास जारी रहता है, और इसी में हम दंड भी देते हैं, इनाम भी देते हैं, और सबको एक करके लेके चलने की कोशिश करते हैं। सर, पुलिस विभाग काफ़ी व्यस्ततम विभाग और आपकी काफ़ी व्यस्तताएं रहती होंगी, तो कई बार ऐसा होता है कि फेस्टिवल होते हैं और हम अपने परिवार के साथ नहीं होते, क्योंकि जितना बड़ा त्यौहार उतनी बड़ी जिम्मेदारियां। तो सर, कैसे देखते हैं इन्हें? देखिए, ये तो पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है कि पुलिसकर्मी त्योहारों में अपने घर पे त्यौहार नहीं मना पाते, और कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हमने पुलिस की वर्दी इसलिए नहीं पहनी है कि हम अन्य विभागों की तरह घर में सारे त्यौहार मना सकें। हमने वर्दी इसीलिए पहनी है कि हम समाज के काम आ सकें, समाज की चीज़ों में लगे रहें। तो ये बहुत अच्छी जिम्मेदारी है, और ये बहुत अच्छा कार्य है कि हम जैसे लोगों को त्यौहार मनवाते हैं तो उसमें भी हमारा त्यौहार हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि समाज हमें अप्रिशिएट नहीं करता। त्योहारों में लोग आते हैं, हमको भी बधाई दे के जाते हैं। कभी ऐसा नहीं फील होता, हम पुलिस कर्मचारी के रूप में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने जो है त्यौहार नहीं मनाया। जी, जुलूस निकलता है चाहे किसी भी धर्म का हो, हम तो हर धर्म का त्यौहार मना लेते हैं पुलिसकर्मी ड्यूटी करते करते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको इसी रूप में लेना चाहिए। अगर हम इस रूप में लें कि हम त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, क्या जो नौकरी है, तो नौकरी हमने चुनी है, तो नौकरी से चुनी हुई चुनौतियों का हमें आनंद लेना चाहिए। और हमें विश्वास है कि हमारे सभी पुलिसकर्मी, एक आध को छोड़ दिया तो सभी इसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल सर। सर, एक व्यक्तिगत सवाल, हमने सुना है सर कि आप बचपन में काफ़ी खाने के शौकीन थे, और आप अक्सर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, पुरानी तस्वीरों को सहेजने का बड़ा शौक है आपको, इनमें कितनी सत्यता है सर? नहीं, भोजन वगैरह का तो शौक हमेशा रहना चाहिए आदमी को। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। तो ये तो मेरे जीवन का है कि मैंने हमेशा अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा है। मेरे मित्र कम हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छे लोग हैं। उसी तरह मैं अच्छी किताबों का शौकीन हूँ, अच्छे खाने का शौकीन हूँ। मैंने खाना, कपड़ा, रहन सहन में कभी समझौते नहीं किए, जहाँ किसी भी स्थिति में रहा।
हम एक समान रूप में मुझे आप पाएंगे। और रही बात किताब फ़ोटो वगैरह फेसबुक पे, हम बहुत समय तक बहुत कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते, तो सबसे बेहतर है कि हम पुरानी तस्वीरें शेयर करते रहें लोगों से, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा रहता हूँ। कई लोगों की समस्याएं फेसबुक के ज़रिए मैं हल कर देता हूँ, इसलिए मैं फेसबुक छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उस पर लगातार सक्रियता बनाए रखता हूँ। जी बिल्कुल सर। रीवा की जनता के लिए एक संदेश सर जो आप देना चाहेंगे। मेरा ही कहना है कि हम जो लोग वयस्क हो चुके हैं, जो लोग सामाजिक जीवन में आ चुके हैं, उनको अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम रीवा में तमाम विकास हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम रीवा में आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? क्या हम कोरेक्स दे रहे हैं? क्या हम अल्फाजोलम दे रहे हैं? क्या नाइट्रावेट दे रहे हैं? क्या एविल की गोलियां दे रहे हैं? क्या हम वाइटनर दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? हमें ये सोचना चाहिए, हमारी पूरे रीवा के लोगों को सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा समाज बनाएं, एक ऐसा रीवा का निर्माण करें जो इससे मुक्त हो, और इसमें जो भी व्यक्ति हो, इस तरह के व्यवसाय में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, इस तरह के व्यवसाय, गलत व्यवसाय करने वालों को जो भी व्यक्ति प्रश्रय दे रहा हो, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को समाज में तिरस्कृत करें, ताकि उनको लगे कि वो रीवा में रह के रीवा की युवा पीढ़ी को तबाह क्यों कर रहे हैं। तो मेरा संदेश रीवा के लोगों के लिए यही है कि ऐसे लोगों को तिरस्कृत करें। यदि आपके लड़के नशे से दूर रहेंगे, मैं आपको दावा करता हूं कि कम से कम वो लड़का जो है अपराधी नहीं बनेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, माँ बाप का आदर करेगा, सभ्यता और संस्कृति को समझेगा। नशे की एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को हिंसक बनाता है, चीज़ों से डाइवर्ट करता है, संस्कारहीन बनाता है, और यही लोग जाके भिन्न भिन्न तरह के अपराध करते हैं। तो रीवा के लोग इस बात को समझें, और रीवा एक ऐसा एजुकेशन हब है कि इसका लाभ वो अच्छी तरह अर्जित कर सकता है उनका लड़का। यहाँ शिक्षा की हर सारी चीज़ें मौजूद हैं। यदि रीवा के लोग ठान लें कि अगर हम मेडिकल नशे से दूर हो गए, तो मेरा दावा है कि रीवा बहुत आगे जाएगा, बहुत बढ़िया से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राकेश कुमार सिंह जी, रीवा पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि अगर हमें आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो हमें आज नशे से दूर होना पड़ेगा, और रीवा को सुधारने के लिए नशा को दूर होना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।